आज की कहानी है परवीन बॉबी की। बॉलीवुड में कई रहस्यमय मौतें हुई हैं और परवीन बॉबी की मौत भी उन्हीं में से एक है। एक लंबी सूची है ऐसी रहस्यमयी मौतों की, कम से कम 10 से 11 ऐसी घटनाएं हैं। परवीन बॉबी की मौत भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस मामले को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उनकी मौत को लेकर आज भी यह सवाल उठता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। जो जांच हुई, जो रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से उनकी मृत शरीर बरामद हुई, वह सब एक गहरी कहानी की तरह लगता है। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी अदाकारा, जिसने अपनी छवि से इंडस्ट्री में छाप छोड़ी, इस तरह दुनिया से चली गई कि उनके अंतिम समय में कोई भी उनका साथ नहीं था। परवीन बॉबी न सिर्फ बॉलीवुड की चमकती हुई अदाकारा थीं, बल्कि कई लोग उन्हें हिंदुस्तान की पहली लेडी सुपरस्टार के रूप में भी मानते हैं। उन्होंने अपने समय में एक अलग पहचान बनाई थी और कई लोग उन्हें भारत की मर्लिन मुनरो कहकर भी पुकारते थे। उनकी खूबसूरती और अदायगी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन उनकी मौत के साथ कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकेगा। परवीन बॉबी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में ग्लैमर और वेस्टर्न फैशन का नया दौर शुरू किया। चाहे वो वेस्टर्न ड्रेसेस हो, हेयर स्टाइल या मॉडर्न लुक, इन सारी चीजों को मुख्य धारा में लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। परवीन बॉबी ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें से 8 फिल्में तो उन्होंने अकेले अमिताभ बच्चन के साथ की थीं। इन फिल्मों में काला पत्थर, सुहाग, नमक हलाल और क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर शामिल हैं। इसके अलावा बर्निंग ट्रेन जैसी बहुचर्चित फिल्म भी उनकी यादगार फिल्मों में शुमार होती है। परवीन बॉबी की जिंदगी इतनी चर्चित और रहस्यमयी रही कि उन पर आधारित 2 फिल्में भी बनी। इनमें से एक फिल्म अर्थ थी, जिसे महेश भट्ट ने निर्देशित किया था। कहा जाता है कि यह फिल्म महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्तों पर आधारित थी। दूसरी फिल्म वो लम्हे भी परवीन बॉबी की जिंदगी से प्रेरित मानी जाती है। परवीन बॉबी अपने समय की सबसे प्रसिद्ध और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक थीं, जिन्होंने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत उतना ही दुखद और विवादास्पद रहा। अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और कई लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। उनके जीवन के आखिरी सालों में वह एकांतवास में चली गई और फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर हो गई। परवीन बॉबी की मौत भी एक गहरा रहस्य बनी रही। जब उनकी मौत हुई थी तो 2 दिन तक किसी को भी उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं चला था। मुंबई के उस फ्लैट से जहां से उनकी लाश मिली, उनकी जिंदगी के आखिरी पल बेहद अफसोसजनक थे। परवीन बॉबी की मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उनकी जिंदगी। उनकी मौत का पता 2 दिन बाद चला, जब पड़ोसियों ने देखा कि उनके फ्लैट का दरवाजा 2 दिनों से नहीं खुला है। बाहर अखबार और दूध के पैकेट ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर ऐसा कुछ हो रहा होगा। जब 2 दिन बाद दरवाजा खोला गया, तब पता चला कि परवीन बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इतनी बड़ी अभिनेत्री, जो कभी बॉलीवुड की चमक दमक का हिस्सा थी, इस तरह तन्हा और दुखद हालात में मिली। परवीन बॉबी का जन्म 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनका पूरा नाम परवीन वाली मोहम्मद खान बॉबी था और कुछ लोग उन्हें परवीन बाबी भी कहते थे। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ और उन्होंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की। उनकी जिंदगी की शुरुआत से ही फैशन और ग्लैमर की ओर झुकाव था। अहमदाबाद में पढ़ाई के दौरान ही उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचाया। कहते हैं कि एक फिल्म निर्माता निर्देशक, जो अपने समय की बेहतरीन फिल्में बना चुके थे, ने पहली बार परवीन बॉबी को अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में देखा था। उस दिन परवीन बॉबी ने एक वेस्टर्न टॉप पहना हुआ था और उनका अंदाज, स्टाइल और व्यक्तित्व निर्देशक को इतना भा गया कि उन्होंने उसी वक्त अपनी फिल्म में उन्हें एक भूमिका देने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव उनके जीवन का बड़ा मौका साबित हुआ, जिसने उन्हें सीधे फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध भरी दुनिया में पहुंचा दिया। परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत में ही इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। वह अपनी खूबसूरती और मॉडर्न लुक के लिए जानी जाती थी। उस दौर में जब भारतीय सिनेमा पारंपरिक भूमिकाओं में बंधा हुआ था, परवीन बॉबी ने वेस्टर्न फैशन, खुले विचारों और ग्लैमरस अदाओं से खुद को एक अलग छवि में ढाल लिया। उनकी यही विशेषताएं उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थीं। 1973 में परवीन बॉबी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।
उनकी पहली फिल्म थी चरित्र, जिसमें उनके साथ हीरो के रूप में क्रिकेटर सलीम दुर्रानी नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इससे परवीन बॉबी को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री जरूर मिल गई। इसके बाद उन्होंने धुआं नाम की फिल्म की, जिसमें उनके साथ हीरो डैनी डेंगजोंगपा थे। इस फिल्म के दौरान ही परवीन बॉबी और डैनी के बीच एक करीबी रिश्ता बनने लगा। डैनी, जो अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त थे, परवीन के साथ एक गहरे संबंध में बंध गए और उनका यह रिश्ता काफी चर्चित रहा। लेकिन परवीन बॉबी की असली पहचान तब बनी जब 1974 में उन्होंने अपनी पहली सुपरहिट फिल्म मजबूर की, जिसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ मुख्य भूमिका में थे। मजबूर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और इस फिल्म के बाद परवीन बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। इसके तुरंत बाद 1975 में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म दीवार की, जो भारतीय सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक मानी जाती है। दीवार की सफलता ने परवीन बॉबी को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में उनका किरदार और उनके अभिनय ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। 1977 में परवीन बॉबी ने एक और बड़ी हिट फिल्म अमर अकबर एंथोनी की, जिसे मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था। यह फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा रही थी और परवीन बॉबी का करियर भी इसी के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अमर अकबर एंथोनी के बाद परवीन बॉबी ने लगातार हिट फिल्में दी, जैसे काला पत्थर, सुहाग, नमक हलाल, क्रांति और बर्निंग ट्रेन। इन फिल्मों के जरिए परवीन बॉबी लगभग एक सुपरस्टार बन चुकी थी। उनकी इतनी डिमांड थी कि उनके पास शूटिंग के लिए समय की कमी हो गई थी। हर बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फिल्म में उन्हें साइन करने की होड़ मच गई थी। लेकिन इस सुनहरे करियर के बीच उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। डैनी डेंगजोंगपा के साथ उनका रिश्ता, जो कभी काफी गहरा था, अब बिगड़ चुका था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और उनका अलग होना परवीन बॉबी के लिए एक बड़ा झटका था। यह उनके जीवन का पहला व्यक्तिगत झटका था जिसने उन्हें आहत किया। परवीन बॉबी की जिंदगी में पहले भी कठिन समय आया था, खासकर तब जब वह अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थीं। उससे भी पहले 1960 के दौरान जब वह स्कूल में थीं, अहमदाबाद में दंगे भड़क गए थे। परवीन बॉबी उस वक्त नंदिनी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी और दंगों के बीच शहर में हिंसा का माहौल था। स्कूल के अधिकारियों ने बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए एक योजना बनाई। उन्हें एक ट्रक में छिपाकर गद्दों के नीचे रखकर स्कूल से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस घटना ने परवीन बॉबी के जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था और शायद यह वही कठिन परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें बाद में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाया। परवीन बॉबी की जिंदगी में तब एक बेहद चिंताजनक मोड़ आया जब उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगे। एक घटना के दौरान जब वह फिल्म की शूटिंग के बाद घर लौटकर अपने कॉस्ट्यूम में ही थीं, उन्होंने चाकू हाथ में लेकर यह दावा किया कि कोई उन्हें मारने आ रहा है। इस घटना ने उनके करीबी लोगों को पहली बार सचेत किया कि कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने अपने दोस्तों और महेश भट्ट से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे कोई मारने आ रहा है। यहीं से यह साफ हो गया कि परवीन बॉबी किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थीं। महेश भट्ट और उनके करीबी दोस्तों ने तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब डॉक्टरों ने परवीन बॉबी की स्थिति की जांच की तो पता चला कि वह स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को यह विश्वास होने लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है और हर समय खतरा महसूस होता है। डॉक्टरों की जांच में परवीन बॉबी के अतीत के बारे में जब गहराई से जानकारी जुटाई गई तो एक घटना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती दिखी। 1960 में अहमदाबाद में हुए दंगे। परवीन बॉबी ने इन दंगों के दौरान अपने स्कूल में छुपकर समय बिताया था और इस दर्दनाक घटना ने उनके दिमाग में स्थायी रूप से घर कर लिया था। डॉक्टरों का मानना था कि शायद यही वह अनुभव था जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया और वह इस घटना के बाद पूरी तरह से उबर नहीं पाई। इस बीमारी ने धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ना शुरू किया और यही वजह थी कि उनकी जिंदगी में असामान्य व्यवहार देखने को मिला। हालांकि इस बीमारी के बारे में पहले महेश भट्ट को ही पता चला, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया से छिपा कर रखा।
ताकि परवीन बॉबी की स्थिति और भी खराब न हो जाए। महेश भट्ट ने यह बात किसी से साझा नहीं की क्योंकि परवीन उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थी। उनके पास कई बड़ी फिल्में थीं और प्रोड्यूसर्स उन पर बहुत बड़ा दांव लगा चुके थे। अगर यह खबर बाहर आती तो उनकी फिल्मों पर भी असर पड़ सकता था। उस वक्त के फिल्म निर्माताओं के लिए यह एक कठिन समय था क्योंकि परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति ने कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स को भी प्रभावित किया। परवीन बॉबी की यह मानसिक बीमारी धीरे धीरे उनकी जिंदगी को निगलने लगी और उन्हें ग्लैमर और सफलता से दूर एक अंधेरी दुनिया में ले गई। 1970 के दशक में जब परवीन बॉबी ने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ, वह न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें टाइम्स मैगजीन के कवर पर जगह मिली थी। यह उनकी शोहरत का चरम था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही थी। महेश भट्ट, जो परवीन बॉबी के करीबी थे, ने उन्हें बेहतर करने के लिए तमाम कोशिशें की। परवीन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें हर समय यह डर सताता था कि कोई उन्हें मारने की साजिश रच रहा है। इस मानसिक स्थिति के साथ काम करना मुश्किल हो रहा था और फिल्म निर्माताओं पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ रहा था क्योंकि बड़ी फिल्मों में निवेश किया गया था और परवीन बॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। इस सब के बीच महेश भट्ट ने हर संभव इलाज का प्रयास किया, लेकिन परवीन की बीमारी काबू में नहीं आ पा रही थी। 1983 में परवीन बॉबी ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया, मुंबई, फिल्में और अपनी जिंदगी से जुड़े सभी लोग। वह बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे अमेरिका चली गईं। इस कदम ने सभी को चौंका दिया क्योंकि उस समय वह इंडस्ट्री की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थीं। अमेरिका में पहुंचने पर एयरपोर्ट पर एक विचित्र घटना हुई। सिक्योरिटी जांच के दौरान जब उनसे तलाशी के लिए कहा गया तो उन्होंने इसका विरोध किया और तलाशी देने से इनकार कर दिया। उनका यह बर्ताव बहुत अजीब था और इससे अधिकारियों को संदेह हुआ। उन्होंने यह दावा किया कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और उनकी मानसिक स्थिति के कारण उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें हथकड़ी डाल दी और मानसिक स्थिति की वजह से उन्हें सीधे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। यह घटना भी परवीन बॉबी की जिंदगी की एक और दर्दनाक कड़ी बन गई। अमेरिका में उनके एक पुराने गुरु और मित्र, जिनसे उनकी गहरी दोस्ती थी, ने उनका इलाज कराने का बीड़ा उठाया। यह दोस्त उनका मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा बना और उनके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए गए। परवीन बॉबी के जीवन के इस दौर में वह अपनी बीमारी से जूझ रही थीं और मानसिक शांति की तलाश में थीं। फिल्मों से लेकर हॉस्पिटल के बेड तक की यह यात्रा ग्लैमर की दुनिया से अलग एक ऐसे संघर्ष की कहानी थी जिसे शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। जब वह अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं और फिर अमेरिका से वापस लौटी तो उनके चाहने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। उनका वजन काफी बढ़ चुका था। उनकी वह खूबसूरती जो कभी लाखों दिलों पर राज करती थी, अब गुम हो चुकी थी। उनकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। ये सब उनकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का परिणाम था। परवीन बॉबी को डायबिटीज हो गया था जो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा था। इसके अलावा उन्हें गैंग्रीन जैसी गंभीर समस्या भी हो गई थी, जिसके चलते उनके पैरों में संक्रमण फैल गया था। इस बीमारी ने उनकी किडनी, लिवर और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित किया। यह सब मिलाकर उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना रहा था। जब वह वापस आईं तो उनकी एक आखिरी तस्वीर ने सभी को चौंका दिया। लोग उन्हें देखकर पहचान नहीं पा रहे थे। एक घटना ने तो सभी को और भी चौंका दिया। जब परवीन बॉबी वापस आईं तो एयरपोर्ट पर वह खुद अपने नाम का प्लेकार्ड लेकर खड़ी थीं, जिस पर परवीन बॉबी लिखा था। उनका यह व्यवहार काफी असामान्य था। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनका चेहरा बदल गया था और उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जिसे देखकर पहले तो लोग हंस पड़े, मानो यह कोई मजाक हो। लेकिन जब कुछ लोगों ने गौर से देखा तो पहचान लिया कि यह वही परवीन बॉबी है जिन्होंने कभी इंडस्ट्री पर राज किया था। वापसी के बाद परवीन बॉबी की वह शख्सियत जो कभी ग्लैमर और शोहरत का प्रतीक थी, खत्म हो चुकी थी। उनकी खूबसूरती और चार्म कहीं गुम हो चुके थे। बीमारियों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था और उनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। इस दौरान एक और बड़ी कंट्रोवर्सी ने सभी को हैरान कर दिया। परवीन बॉबी ने अचानक अमिताभ बच्चन पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप करवाया था और उन्हें किसी आइलैंड पर ले जाकर बंधक बना लिया था। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं और वह उन पर नजर रख रहे थे। इस आरोप
ने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। परवीन की बिगड़ती मानसिक स्थिति की वजह से लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनकी इस मानसिक स्थिति ने उन्हें और अधिक अकेला और असहाय बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री की वो चमकदार दुनिया जिसका वह कभी हिस्सा थी, अब उनसे कोसों दूर हो चुकी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर जो आरोप लगाए थे वह केवल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और यह मामला अदालत तक पहुंचा। परवीन बॉबी ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप करवाया था और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। यह आरोप उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार पर लगे, जबकि अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी भी चल रहा था और वह हर तरफ से सुर्खियों में थे। मामला अदालत में पहुंचा और कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। सभी सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने के बाद अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं, जिसके कारण उन्हें हर वक्त यह लगता था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी और कहा कि यह आरोप बेबुनियाद थे। अमिताभ के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप खत्म हो गए और मामला यहीं समाप्त हो गया। इस बीच महेश भट्ट, जो परवीन बॉबी के काफी करीब थे, ने भी उनसे दूरी बना ली। इस निर्णय के पीछे एक प्रमुख कारण था। महेश भट्ट परवीन बॉबी के इलाज में पूरी तरह संलग्न थे। जब डॉक्टरों ने महेश भट्ट से कहा कि अगर वह परवीन बॉबी को ठीक होते देखना चाहते हैं तो उन्हें उनके जीवन से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टरों का मानना था कि जब तक महेश भट्ट उनके आसपास रहेंगे, परवीन बॉबी की पुरानी यादें और उनके साथ बिताए गए पल उन्हें लगातार मानसिक रूप से अस्थिर करते रहेंगे। यही कारण था कि महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से दूरी बना ली। परवीन बॉबी की हालत धीरे धीरे और खराब होती गई। वह मुंबई के जुहू इलाके में अपने 4 कमरे वाले फ्लैट में अकेली रहती थीं। उनकी बीमारी और अकेलेपन ने उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। उनका यह संघर्ष जीवन के अंतिम दिनों तक जारी रहा। उनकी जिंदगी धीरे धीरे सिमटकर उस फ्लैट तक सीमित हो गई और फिर वे हमेशा वहीं रहने लगीं। उन पड़ोसी में से एक थे एस मल्होत्रा, जिन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में उन्होंने परवीन बॉबी को केवल 15 बार ही देखा होगा। परवीन बॉबी शायद ही कभी उस फ्लैट से बाहर निकलीं। समय के साथ वे व्हीलचेयर पर चलने लगीं, क्योंकि गैंग्रीन के कारण उनका एक पैर खराब हो रहा था। उनकी शारीरिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और धीरे धीरे वे दुनिया से पूरी तरह कट गईं। 22 जनवरी 2005 का दिन आता है कि उनके फ्लैट के दरवाजे पर 2 दिन पुराना अखबार और दूध के पैकेट पड़े हुए थे। ये एक संकेत था कि कुछ गलत हुआ है। परवीन बॉबी के फ्लैट का दरवाजा 2 दिन से बंद पड़ा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो बिल्डिंग के पड़ोसियों ने चिंता जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, सोसाइटी के गार्ड से फ्लैट की दूसरी चाबी ली और दरवाजा खोला। जैसे ही पुलिस अंदर गई, उन्होंने बेडरूम में प्रवेश किया। वहां परवीन बॉबी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। पास में एक मेज पर कुछ दवाइयां और 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। कमरे में न कोई हलचल थी, न कोई और इंसान, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। परवीन बॉबी की मौत की स्थिति देखकर अनुमान लगाया गया कि उनकी मृत्यु लगभग 48 घंटे से पहले हो चुकी थी, शायद 2.5 से 3 दिन पहले। अकेलेपन में घिरी उनकी जिंदगी ने इस दुनिया को चुपचाप अलविदा कह दिया था। कमरे में किसी तरह का संघर्ष या असामान्य गतिविधि के कोई निशान नहीं मिले। जब यह मामला सामने आया तो पहले से ही उनके जीवन से जुड़ी कई विवादित बातें और आरोप फिर से उठाए गए। पुलिस द्वारा की गई जांच से अंततः यह स्पष्ट हुआ कि परवीन बॉबी की मौत किसी साजिश का परिणाम नहीं थी। उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। बीमारी की वजह से वे अपने दैनिक कार्यों जैसे समय पर खाना खाना, दवाइयां लेना और सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं थीं। यह बीमारी धीरे धीरे उनकी याददाश्त और मानसिक स्थिरता को भी प्रभावित कर रही थी, जिससे उनकी मौत तकलीफ भरी तन्हाई में हुई। परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे कई बार अपने करीबी लोगों पर भी शक करने लगी थीं। यह कहा जाता है कि उन्हें यह भ्रम हो गया था कि महेश भट्ट भी उनके दुश्मन बन गए हैं। ऐसी स्थिति में वे महेश भट्ट से भी सावधान रहती थीं। जब महेश भट्ट उन्हें खाने के लिए कुछ देते थे तो वे उनसे पहले खुद वह खाना या पानी चखने को कहती थीं। कई बार महेश भट्ट को पहले दवाई या ड्रिंक चखनी पड़ती थी ताकि परवीन बॉबी उसे सुरक्षित समझ सके। बॉलीवुड का इतिहास कई रहस्यमयी कहानियों से भरा रहा है
और परवीन बॉबी की मौत भी उन रहस्यों में से एक बन गई थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने मामले में कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी और हर पहलू से बारीकी से जांच की। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस ने यह भी जांचा कि उनके फ्लैट में पिछले 4 दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक कौन आया और कौन गया। यह सवाल भी उठाया गया कि मेड जो उनकी देखभाल करती थी 2 दिन तक क्यों नहीं आई। बाद में पता चला कि परवीन बॉबी ने अपनी मेड को भी हटा दिया था क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई भी मेड वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाती थी। परवीन बॉबी का अकेलापन इतना गहरा हो गया था कि वे अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी दूर हो चुकी थीं। अंतिम समय में उनके किसी करीबी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया। कहा जाता है कि उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था और वे कुछ समय के लिए चर्च के संपर्क में भी थीं जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करते थे। उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जैसे उनके एक चाचा जो उनसे करीबी थे, लेकिन चाचा की उम्र लगभग 80 साल थी और वे गुजरात में रहते थे, इसलिए वे उनसे मिलने नहीं आ पाते थे। परवीन बॉबी के पास काफी संपत्ति भी थी। उनका जुहू में 4 कमरों का एक फ्लैट था जहां वे अपने आखिरी दिनों में रह रही थीं। इसके अलावा उनके पास गुजरात के जूनागढ़ में एक हवेली भी थी, लेकिन इतनी संपत्ति और शोहरत होने के बावजूद उनका अंत बेहद अकेलेपन और तन्हाई में हुआ। परवीन बॉबी की संपत्ति, जिसमें करीब 20 लाख के जेवर बैंक में जमा थे, उनकी मौत के बाद उनके परिवार में वसीयत को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोगों ने उस वसीयत को गलत ठहराया। नतीजतन मामला अदालत में पहुंचा। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत में कहा था कि उनकी संपत्ति का 80% हिस्सा किसी ऐसी संस्था को दान किया जाए जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती हो और शेष 20% उनके चाचा को दिया जाए। वसीयत के अनुसार उन्होंने अपने मामा या किसी और रिश्तेदार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। आखिरकार 2016 में कोर्ट का फैसला आया और अदालत ने परवीन बॉबी की वसीयत के आधार पर ही निर्णय लिया। कोर्ट ने एक चैरिटी संस्था या एनजीओ स्थापित करने का आदेश दिया जिसका संरक्षक उनके चाचा बने। परवीन बॉबी की संपत्ति का 80% उस संस्था में डाल दिया गया जो आज भी बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रही है, जबकि बाकी 20% संपत्ति उनके चाचा को दी गई। ये कहानी परवीन बॉबी की जिंदगी और मौत के बाद की जटिलताओं को उजागर करती है। सबसे दुखद पहलू ये है कि 1970 के दशक की एक चमकदार सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड में अपना स्थान बनाया, अपने आखिरी दिनों में इतनी अकेली और तन्हा हो गईं कि उनकी मौत के 2 दिन बाद तक किसी को खबर तक नहीं हुई। तो यह थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।